कल पहले जितना भी हमने पढ़ा वो तो जस्ट कॉन्सेप्ट्स थे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स हमने किस तरह से सॉल्व करने हैं। मैंने आपको बताया कैश फ्लो की 3 टाइप्स हैं। हम सिंगल अमाउंट से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि सिंगल अमाउंट जो है वो सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है और आपको फ्रंट फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू को समझने में भी आसानी होगी सिंगल अमाउंट से। इसलिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम सिंगल अमाउंट्स की फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपको फ्यूचर वैल्यू को कॉन्सेप्ट दूंगी गर्ल्स। फ्यूचर वैल्यू यही होती है कि मैं आज जो है अगर किसी बैंक में कोई अमाउंट डिपॉजिट करवाती हूँ तो आज से कुछ साल गुजरने के बाद वो मेरी अमाउंट जो है वो मुझे कितनी होकर वापस मिलेगी। आपको पता है आप सेविंग अकाउंट्स में पैसे जमा करवाते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपकी बुक में भी एग्जांपल है $500 जो है वो एक बैंक में डिपॉजिट करवा दिया जो कि मुझे इंटरेस्ट पे करता है एट 5%। अब ये इंटरेस्ट रेट और लेंथ ऑफ टाइम क्या होती है। इंटरेस्ट रेट होता है गर्ल्स जब भी आप किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर आप जो है वो क्या उसे कहते हैं पैसा जो है वो बैंक में जमा करवाते हो तो आपको जो है वो कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलता है। वो होते हैं इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट मतलब आपको एडिशनल अमाउंट जो भी रिसीव होगी वो एक रेट के तौर पर दी जाती है। से कि आपको 5% मिल रहा है या फिर आपको 10% मिल रहा है। परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो आपको जो है वो रेट्स पे करते हैं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है लेंथ ऑफ टाइम का। मींस आपने जो आज डिपॉजिट करवाई है अमाउंट, मैंने कहा फॉर एग्जांपल क्योंकि आपकी बुक में इतनी गिवन है $500 हैं तो मैंने एक बैंक अकाउंट में आज $500 डिपॉजिट करवाया जो कि मुझे कह रहा है कि मैं आपको 5% इंटरेस्ट रेट पे करूँगा। कितने साल तक मैं अपना अमाउंट जो है वो उस बैंक में डिपॉजिट रखूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह लें 10 ईयर्स के लिए, ठीक है। अमाउंट जो मेरी है जो मैंने फ़र्स्ट टाइम जमा करवाई है डिपॉजिट करवाई है दैट्स $500। इंटरेस्ट रेट मुझे रिसीव होगा 5% से और कितने साल तक रिसीव होता रहेगा 10 ईयर्स तक। अब 10 साल बाद जो मुझे अमाउंट इकट्ठी रिसीव होनी है उसमें ये जो 1 साल बाद मुझे 5% मिल रहा है ना वो एड अप होता रहेगा, ठीक है। मतलब पहली 5,000 की पेमेंट 1 साल गुजरा मुझे 5% इंटरेस्ट मिला। वो कितना बनता है अभी हम कैलकुलेट करके देखते हैं और मैं आपको समझाती हूँ कि फ्यूचर वैल्यू को हम ये क्यों कहते हैं कि हम उसकी वैल्यू को कंपाउंड कर रहे हैं और हम ये क्यों कहते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो ज़्यादा आती है फ्यूचर वैल्यू की। सो गर्ल्स होता क्या है कि जब आप किसी जगह पर एक अमाउंट जमा करवाते हो, मैंने कहा बैंक में मैंने $500 जो हैं वो डिपॉज़िट करवाए हैं और मुझे हर साल उस पर 5% मिलेगा अगले 10 सालों तक। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं बैंक में जाऊंगी 1 साल बाद अपना इंटरेस्ट लूँगी और जो है वो फिर अगले साल जाऊंगी अपना इंटरेस्ट लूँगी, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि आपने जो $500 एक दफ़ा जमा करवाया अगले साल जो 5% होगा वो उसी अमाउंट में ऐड अप हो जाएगा। मतलब ईयर 1 में आपका सिर्फ अगर ₹500 है, मैं आपको समझाती हूँ अभी कि ईयर 1 में जो आपने अपना डिपॉजिट करवाया वो था $500 का। इट्स डिफ़िकल्ट टू राइट हियर, ठीक है। ईयर 1 में जो आपने अपना डिपॉजिट करवाया वो 500 का हो गया। अब अगले साल मेरा ये 500 भी होगा और दूसरा जो पिछले साल का मुझे 5% मिलना था वो भी मैं इसमें क्या कर दूँगी, ऐड अप कर दूँगी। वो अमाउंट बनती है ऑलमोस्ट ₹25, ठीक है। मतलब एट द एट द एंड ऑफ द ईयर 1 जब मैंने जमा करवाया था वो टाइम जो है वो 0 था, T0 था। T0 के बाद जब मेरा 1 साल ख़त्म हो जाएगा पूरा, अगले साल जब मैं पहुंचूंगी नेक्स्ट वाले ईयर में तो मेरी जो डिपॉजिट वाली अमाउंट थी वो 500 प्लस इंटरेस्ट होगा जो कि मेरी अगले साल की अमाउंट बनेगी। मींस 525 अमाउंट बनती है ना आपकी। आप अपनी प्रिंसिपल अमाउंट में अपने इंटरेस्ट को ऐड करते जाते हो, अगले हर साल तक करते रहोगे और आपके 10 सालों बाद जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। गर्ल्स ये समझाने के लिए आपके सामने मैंने जो है थोड़ी कैलकुलेशंस की हैं। मैंने आपको बताया कि ईयर 1 जो T0 होगा आपका जब आपने $500 डिपॉजिट करवाया अपने बैंक में तो वो $500 था जब आपकी पहली अमाउंट थी, ठीक है।
1 साल गुजरने के बाद, क्योंकि बैंक ने आपको जो है वो प्रॉमिस किया था कि एट द ईयर वन, एंड ऑफ ईयर वन आपको 5% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ठीक है। 5% को हम जो है जब अपनी कैलकुलेटर पे करते हैं तो वो 5 डिवाइड बाई 100 ही होता है ना, तो 5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो वो अमाउंट बन जाती है 0.05। जब आपका 1 साल गुजरने के बाद इंटरेस्ट आपको रिसीव होगा वो 25 रुपये बनते हैं। मतलब जब आप T1 में पहुँचेंगे, 1 साल आपका कंप्लीट होगा, तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो सिर्फ 500 की नहीं रहेगी, बल्कि 500 के ऊपर जो 5% इंटरेस्ट मिलना है ₹25, वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब जो आपकी ओरिजिनल डिपॉजिट अमाउंट थी उसमें ऐड हो जाएंगे, वो बन जाएगा 525। फिर आप वही 525 जो है अगले साल में आपके बैंक में होगा। तीसरे साल में जो आपका डिपॉजिट है वो इंक्रीज़ हो गए 525 हो जाएगा, सॉरी 2 लिखना था मैंने यहाँ पे, तो 525 हो जाएगा। दूसरे साल के स्टार्ट में आपके पास डिपॉजिट वो 525 का है। जब वो साल ख़त्म होगा तो आपको 5% इंटरेस्ट रिसीव होगा, और उसको जब आप अपनी प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर लोगे तो वो इतनी अमाउंट बनती जाती है। अब आने वाले हर 5 साल तक इस तरह से अपनी अमाउंट को कंपाउंड करते जाओगे। कंपाउंड करने का मतलब होता है आपका सिंपल इकट्ठी करते जाना। आपको जो इंटरेस्ट रिसीव होता है उसको विड्रॉ करने की बजाय आप अपनी प्रिंसिपल अमाउंट में उसको जमा कर लेते हो, वो बन जाता है आपके पास आपका कंपाउंड, ठीक है। इसको हम कंपाउंडेड अमाउंट कहते हैं, ठीक है। जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया है उसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। मींस जो आपने अपनी गिवन डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट अर्न किया है, आप उसको विड्रॉ करने की बजाय पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट बना लेते हो। आपकी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी, जो ओरिजिनल अमाउंट आपकी होती है उसको कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, वो $500 थी। तो आप अपनी अमाउंट के ऊपर उसको जमा करते जाओगे और आपकी अमाउंट हर साल कंपाउंड होती जाती है, और एट द एंड ऑफ द ईयर आपको वो एक लमसम अमाउंट रिसीव हो जाती है। इसीलिए हम किसी भी अमाउंट की जब फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने लगते हैं तो हम कहते हैं हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं उसकी, ठीक है। जो ओरिजिनल अमाउंट है उसको आप प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमने अपनी फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करना होता है, ठीक है। ये चीज़ जो मैंने अभी आपको समझाई है उससे आपको समझ आ गई होगी कि हम अपनी फ्यूचर वैल्यू, किसी भी अमाउंट की फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 3 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। वही बता रही हूँ आपको कि फ्यूचर वैल्यू के लिए आपको किन 3 चीज़ों की ज़रूरत है। इन 3 चीज़ होगी, ठीक है। सबसे पहले आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि आपने टाइम नॉट पे उसको डिपॉजिट करवाना है अपने बैंक में, ठीक है। दूसरी अमाउंट है आपके पास जो चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए वो है इंटरेस्ट रेट, जो कि बैंक ने आपको उस डिपॉजिट के ऊपर प्रोवाइड करना है। इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं, और एफ एम में हम इसको आर से, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। थर्ड चीज़ जो कि आपके लिए फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए होनी चाहिए वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब नंबर ऑफ़ ईयर्स, तो हम इसको नंबर मतलब n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीनों अमाउंट्स होंगी आपके पास, तो किसी भी चीज़ की आप फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी $500 वाली, अगर उसी को ही देखें तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास अगर 3 चीज़ें हों तो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने कहा आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट होनी चाहिए, जो कि आपके पास कितनी थी, $500, ऐसा ही है ना। और मैंने आपको कहा था हम उसमें ऐड करते जाते हैं क्योंकि हमने कंपाउंडिंग करनी होती है। कैसे किया था हमने, जो आपकी अमाउंट है 500 उसको आपने अपने इंटरेस्ट रेट में के साथ मल्टीप्लाई किया, और जितने सालों के लिए है उतने सालों के लिए हम करते हैं। तो सिंपल हम ऐसे कह सकते हैं, हर साल का अलग अलग करने की बजाय हम ये लिख सकते हैं 1+0.05, क्योंकि हमने ये कहा था कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है 5%। तो 5 को जब 100 से डिवाइड करते हैं तो बन जाता है 0.05। और उसके बाद हमारे ईयर्स, नंबर ऑफ़ ईयर मैंने कितने बताए थे, 5। अब यहाँ पर अभी मेरे पास जो है वो ऐसा कीबोर्ड नहीं है कि मैं आपको ये बता सकूँ 5 हमने कहाँ पर लिखना है। इसको ऊपर यहाँ पर मेंशन करते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल कैलकुलेटर अभी मैं आपको खोलती तो मैं आपको वहाँ से बता सकती थी कि हम किस तरह से करें। लेट मी सर्च। यहाँ पर आपने मेंशन करना है नंबर ऑफ़ ईयर्स को। तो आपने ये देख लिया कि आपके पास इनिशियल अमाउंट 500 की है,
और हमने उसके साथ इस फैक्टर को क्यों लगाया। 5 साल मैंने आपको बताया ना, नंबर ऑफ़ टाइम पीरियड। हर साल हम अपनी अमाउंट को कंपाउंड करें, उससे बेटर ये नहीं है कि हम एक ही दफ़ा जो है उसका फैक्टर लगा लें। अब ये फैक्टर में वर्ड यूज़ कर रही हूँ, उसका मतलब क्या है और मैंने यहाँ पर 1 को क्यों यूज़ किया। डेफिनेटली आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने 1 को क्यों यूज़ किया है। बताती हूँ अभी आपको कि हम हर साल जो है हम 0.05 अंदर हर अमाउंट के अंदर ऐड करते हैं। 500 लिखा, फिर 500 लिखा, फिर 500 लिखा। उससे बेटर है कि हम इस अमाउंट को 1 के साथ जो है वो रिप्लेस कर दें। बताती हूँ आपकी बुक में इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। आपकी बुक में उसने ये एग्जांपल 5.1 के नाम से जो है उसके साथ उसको समझाने की कोशिश की है आपको। सिंपल वो कहता है कि एक फ्रेड मोरिनो है, उसके पास $100 हैं और वो किसी बैंक में जमा करवाएगा एट द रेट ऑफ 8%। ठीक है, एट द 1 साल के एंड पर जो उसको अमाउंट रिसीव होगी वो 108 है। 108 कैसे आया? 100 मल्टीप्लाइड बाई 8%, तो वो अमाउंट बन जाएगी 8 रुपये। 8 को फिर ऐड कर दिया 100 में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम क्या करते हैं, 500 जो पहले बहुत जो है एग्जांपल दी थी मैंने आपको, लिखा था आपने 500, उसमें ऐड किया था आपने अपने 500 मल्टीप्लाइड बाय 0.05, ये लिखवाया था ना मैंने आपको थोड़ी देर पहले। उसी तरह से उसने क्या किया हुआ है यहाँ पर अपने 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 0.08 और प्लस कर दिया फिर 100 में, तो उसकी 1 साल के बाद की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद कहता है द इनिशियल प्रिंसिपल और 100 प्लस 8% इज इंटरेस्ट, द फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। हम इस तरह से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, हम इस तरह से भी कर सकते हैं। 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0.08। 1 का क्या मतलब है कि आपका 100 आपको दोबारा से यहाँ पर नहीं लिखना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। एग्जैक्ट मतलब यही बनता है कि हम इसी से मल्टीप्लाई करें और इसी का हमने फैक्टर लेकर अंदर ऐड करना है। मतलब अगर आपने किसी भी अमाउंट के इंटरेस्ट को उसी के अंदर ऐड करके फिर टोटल अमाउंट लिखनी है, तो सिंपल आप क्या करते हो, जो इंटरेस्ट रेट होता है +1 कर दो, तो फिर आपकी टोटल अमाउंट आ जाती है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये वाला फैक्टर यूज़ किया। और मैंने आपको बताया कि 5 साल, यहाँ पर 5 लगाने का मकसद ये है, 1 लगाएंगी तो 1 साल के बाद वाली वैल्यू आएगी, 2 लगाएंगे तो 2 साल के बाद वाली वैल्यू आएगी, 3 लगाएंगे तो 3 साल तक वैल्यू आएगी। जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी वो थी 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, इसलिए हम इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो आफ्टर 5 ईयर्स होगी। सही है, इसकी वैल्यू क्या बनती है मैं अभी आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ। आप सिंपल क्या करोगे, अपने कैलकुलेटर्स के ऊपर 1 प्लस 0.05 करोगे, ये आ जाएगा 1.05। उसकी पावर लोगे 5 तो आपके पास कोई अमाउंट आएगी 1.276 समथिंग। ठीक है, वो जितनी भी अमाउंट है आपने उतनी ही रहने देनी है और सिंपल क्या कर लेना है, उसको ऐड कर देना है अपने 500 के अंदर। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है मैं अभी आपको बताती हूँ, वो आता है आपके पास 638.14। ठीक है, पॉइंट के बाद वाली जो अमाउंट्स होती हैं उनको उसको 14 नहीं पढ़ेंगे, 14 पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर आता है। मतलब आज जो आप 500 जो है $500 एक बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हो, आफ्टर 5 ईयर्स जो आपको अमाउंट रिसीव होगी वो कितनी होगी, 638.14। मतलब आपको सिर्फ जो मतलब डिफरेंस नज़र आ रहा है अमाउंट्स में, वो सिर्फ इतना है। फ्यूचर में आपके 500 की वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। इसको कहते हैं फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना किसी सिंगल अमाउंट की। इसी तरह से हम किसी भी अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो अभी हमने एग्जांपल पढ़ी है उसके थ्रू हम अपनी फ्यूचर वैल्यू के लिए एक फार्मूला तो बना सकते हैं ना गर्ल्स। कैसे बनाएंगे, जो मैंने कहा अभी आपके सामने 638 वैल्यू कैलकुलेट की, वो आपकी 500 की क्या थी, फ्यूचर वैल्यू थी। ठीक है, हमने किस तरह से कैलकुलेट की, 500 लगाकर। 500 क्या था आपकी प्रिंसिपल अमाउंट, और प्रिंसिपल अमाउंट क्योंकि वो आज के डेट में थी इसलिए हम उसको प्रेजेंट वैल्यू कह सकते हैं ना। जो आपकी 500 मैं आपको बता रही थी उसको आप कह सकते हैं ना कि ये आपकी जो है वो प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है, हमने सिंपल क्या किया था, साथ में प्लस किया था अपना फैक्टर। वो फैक्टर क्या था, 1 प्लस 0.05 मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को हम जो है स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर r लगा दिया और इसको मैंने कर दिया बंद। और फिर हमने ऊपर क्या था, फैक्टर यूज़ किया था, कौन सा, टाइम पीरियड वाला। तो टाइम पीरियड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से करते हैं।
और यहाँ पर मैंने ऊपर लिख दिया n। ये आपका पूरा फैक्टर बन जाता है, एक फार्मूला बन जाता है किसी भी अमाउंट की फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। मतलब आज के दिन में जो आपने अमाउंट डिपॉजिट करवाई है उसको आप 1+r जो आपका इंटरेस्ट रेट है टू द पावर ऑफ n जितने ईयर्स के लिए आपने कैलकुलेट करना होता है करें तो आपके पास सिंपल फ्यूचर वैल्यू आ जाती है। वही है जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई है। आपने सिंपल क्या किया था, 500 + 1 + 0.05 एंड रेज टू पावर 5। तो आपके पास जो अमाउंट थी वो आ गई थी, यहाँ पे कैलकुलेशन में भी आपने कर ली थी। इज इक्वल टू था आपके जो आपके पास अमाउंट आई थी, यहाँ पे इक्वल का साइन, और फ्यूचर वैल्यू जो आपका आंसर आया था वो कितना था, 638.14। ये देखें, हमने उसी सब को आपके एक इक्वेशन बनाकर लिख दिया है। अब आपको समझ आ जाएगी कि ये इक्वेशन से हम अपने फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं।